हेलो फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकारों को देख लिया था, पढ़ लिया था डिटेल में। आज हम देखेंगे मध्यकालीन साहित्यकार को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मध्य जो साहित्यकार हैं उनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राय उनके निवास स्थान, वो कहाँ के रहने वाले थे, ये ज़्यादा पूछा जाता है। उनकी रचनाएँ पूछी जाती है या उनके उपनाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो मध्यकालीन साहित्यकार में पहले जो साहित्यकार हूँ कौन है? केशवदास जी। ठीक है, आचार्य केशवदास इनको कहा जाता है, आचार्य केशवदास। ये रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं ये आचार्य केशवदास। इनका जन्म जो हुआ था 1555 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1617 में। जन्म और मृत्यु इतना IMP नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। स्थान जरूर याद रखिएगा, ये कहाँ स्थान है इनका? जन्म स्थान क्या है? ओरछा। ये ओरछा में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? काशीराम था। ठीक है, पिता का नाम काशीराम था। ये IMP है। इनको क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट IMP आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो केशवदास जी के, आचार्य केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत? क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत अधिक कठिन है, क्लिष्ट हैं, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनको हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। हृदयहीन कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो अपनी इनकी रचनाएं हैं उसमें कला पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया है भाव पक्ष की अपेक्षा। ठीक है, इसीलिए इनको हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। 9 इनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं, तो कुल 9 हैं। पहली जो है वो रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका जो कि क्या है? महाकाव्य है। इनकी रचना जो रामचंद्रिका है उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। दूसरी रचना है रसिक प्रिया। फिर कवि प्रिया। कवि प्रिया की रचना इन्होंने इंद्रजीत की जो राजनर्तकी थी, ओरछा नरेश इंद्रजीत की राजनर्तकी थी, उसको राय प्रवीण, राजनर्तकी का नाम क्या था? राय प्रवीण, उसको काव्य की शिक्षा देने के लिए इस काव्य की रचना की थी। किसकी? कवि प्रिया की। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि राय प्रवीण जो इंद्रजीत की राजनर्तकी राय प्रवीण थी, उसको शिक्षा देने के लिए, काव्य की शिक्षा देने के लिए इन्होंने कवि प्रिया की रचना की थी। ठीक है, फिर अगली रचना है विज्ञान गीता। फिर रतन वावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित। ठीक है, अब जहांगीर का संबंध किससे था? ओरछा से था, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ओरछा में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही जहांगीर जस चंद्रिका लिखी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो वीर सिंह बुंदेला रहते हैं और जहांगीर रहते हैं वो दोनों आपस में क्या रहते हैं? मित्र रहते हैं। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला जो जहांगीर के कहने पे ही वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। ये कहानी आप सभी को पता है, इतिहास में आपने पढ़ी है। तो जहांगीर जस चंद्रिका भी किसने लिखी है? केशवदास जी ने लिखी है। ठीक है, तो इतने फैक्ट याद रखने हैं इनके बारे में। और इनके बारे में एक फैक्ट और रखना है, याद रखना है कि ये इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। जो ओरछा नरेश रहते हैं रामचंद्र, उनके ये क्या थे? भाई थे। ओरछा नरेश रामचंद्र के भाई थे। कौन? इंद्रजीत। तो इन्हीं के दरबारी कवि रहते हैं केशवदास जी। ठीक है, तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे? कवियों को, साहित्यकारों को अपने दरबार में रखते थे। तो ये भी क्या रहते हैं? इंद्रजीत के दरबारी रहते हैं। तो इनके बारे में इतना फैक्ट याद रखना है आपको कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? ओरछा में हुआ था। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, इनको हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। और इनकी जो रचना रामचंद्रिका है उसको क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है। वो क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है, इन्होंने राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए, काव्य की शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया रचना की थी। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका भी इन्होंने ही लिखी है। और बाकी इनकी जो सारी रचनाएं उनको 3 से 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अगले कवि को देख लेते हैं। हमारे अगले साहित्यकार जो है पद्माकर हैं। पद्माकर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1773 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था ये याद रखना आपको, IMP है, सागर में हुआ था। ठीक है, सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो हुई थी वो कानपुर में हुई थी। ठीक है, इनका मूल नाम याद रखना है। पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था, इतना IMP नहीं है। मूल नाम याद रखना है, प्यारे लाल था इनका।
ठीक है। पहले के जो कवि होते थे वो क्या करते थे, अपने मूल नाम से रचना नहीं करते थे, कोई अन्य नाम से रचना करते थे। तो इनका मूल नाम क्या था, प्यारेलाल था, लेकिन ये रचना जो करते थे, कवि काव्य जो लिखते थे वो पद्माकर के नाम से लिखते थे। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान याद रखना है, इनका मूल नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। ये जो पद्माकर थे वो कई सारे राजाओं के दरबारी रहे हैं। ठीक है, तो सबके विषय में इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, तो हम देख लेते हैं। देखिए पहली रचना इनकी क्या है, पद्माभरण। ठीक है, जो कि एक रीति ग्रंथ है। अली जय प्रकाश, ये आईएमपी है। अली जय प्रकाश आपको याद रखना है। अली जय प्रकाश की रचना इन्होंने दौलत राव सिंधिया के दरबार में की थी, दौलत राव सिंधिया के सम्मान में। ठीक है, तो ये एमपी जीके का क्वेश्चन है कि दौलत पूछ सकता है आपसे कि दौलत राव सिंधिया के दरबार में उन्होंने उनके सम्मान में कौन सी रचना की थी पद्माकर ने, या फिर किसने की थी, ये भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना कि अली जय प्रकाश जो इनकी रचना है वो दौलत राव सिंधिया के दरबार में लिखी गई है और इनके सम्मान में लिखी गई थी पद्माकर ने। ठीक है, दौलत राव सिंधिया को आप अच्छे से जानते होंगे। दौलत राव सिंधिया वही हैं जिन्होंने सिंधिया वंश की जो राजधानी थी उनको ग्वालियर, उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट की थी। ठीक है, तो आप सभी को पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। अगली जो रचना है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। ठीक है, फिर हिम्मत बहादुर कौन थे, अवध के एक सैनिक थे, उनके बारे में इन्होंने लिखा है, उनके विषय में। फिर प्रताप सिंह बिरुदावली, जय सिंह बिरुदावली, प्रबोध पचासा, ये दोनों भी सम्मान में लिखी गई क्योंकि ये अनेक राजाओं के दरबारी रहे, तो उन्हीं के सम्मान में लिखी। प्रबोध पचासा, फिर राम रसायन, हितोपदेश। राम रसायन जो है वो रामायण का अनुवाद है, भाषा अनुवाद। फिर हितोपदेश, ये भी अनुवाद है क्योंकि ये इनकी रचना नहीं है। फिर कली पच्चीसी, कलयुग का वर्णन है कली पच्चीसी में। जगत विनोद और गंगा लहरी, है ना, अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने गंगा लहरी की रचना की थी, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में ये गंगा के किनारे चले गए थे किसी बीमारी के कारण, तो इन्होंने गंगा लहरी की रचना उस समय की थी। ठीक है, तो आपको इनके बारे में इनकी रचनाएं 3-4 बार पढ़नी है और इनका मूल नाम याद रखना और इनका जन्म स्थान याद रखना है। ठीक है, अब ज़्यादा फैक्ट हमने नहीं लिया है, जो बहुत आईएमपी था वही लिया है क्योंकि इनकी रचनाएं ही बहुत हैं। ठीक है, जो अगले साहित्यकार हैं वो हैं भूषण। भूषण के बारे में देख लेते हैं। अगले साहित्यकार भूषण हैं। भूषण के विषय में इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1613 ईस्वी को हुआ था, मृत्यु 1705 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कहीं कहीं 1715 भी दिया रहता है, 1705 को हुई थी। स्थान कहाँ था, कानपुर। कानपुर का गांव था टिकवापुर। ठीक है, कानपुर में उत्तर प्रदेश में टिकवापुर कोई गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका उपनाम क्या था, जटाशंकर। देखिए ये भी उपनाम है और ये भी उपनाम है। ठीक है, इनके मूल नाम का पता नहीं है। ठीक है, मूल नाम इनका ज्ञात नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता, उपनाम मिलता है। उपनाम जटाशंकर था और भूषण जो थी इनकी एक उपाधि थी। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं जो आईएमपी हैं। ये शिवराज भूषण, पहली रचना इनकी शिवराज भूषण, 105 अलंकारों का वर्णन इसमें किया है इन्होंने। फिर शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। ठीक है, शिवराज भूषण शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी थे, तो उनके सम्मान में ये रचनाएं, बहुत बड़े प्रशंसक थे छत्रसाल के और शिवाजी के। ठीक है, तो इन्होंने शिवराज भूषण शिवाजी के बारे में विषय में ही लिखा है। शिवा बावनी, ये भी छत्रसाल दशक, नाम से स्पष्ट है छत्रसाल के विषय में होगी। भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये भी याद रख सकते हैं, दोनों एक जैसी है, भूषण और दूषण उल्लास। और भूषण हजारा, ये कुल 6 रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, अब इनके बारे में प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं, तथ्य देख लेते हैं। शिवाजी, ये शिवाजी एवं जो मराठा राजा थे शिवाजी और छत्रसाल, ओरछा नरेश छत्रसाल थे, इन दोनों के ही ये प्रशंसक थे, दोनों के ही दरबारी रह चुके थे। ठीक है, तो इन्होंने दोनों के ही सम्मान में रचनाएं लिखी हैं। फिर भूषण की उपाधि इनको चित्रकूट के राजा रुद्र सिंह सोलंकी ने दी थी। मोस्ट आईएमपी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भूषण की उपाधि इनको किसने दी थी, तो चित्रकूट के राजा रुद्र सिंह सोलंकी ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, तो भूषण नाम भी इनका क्या है, एक उपाधि है, और जो रुद्र सिंह सोलंकी ने दी थी इनको भूषण की उपाधि। और उपनाम भी क्या था, जटाशंकर था। ठीक है, तो मूल नाम को तो इनका ज्ञात नहीं है, मूल नाम इनका पता नहीं है। फिर छत्रसाल बुंदेला ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था। ठीक है, ये भी आईएमपी है। अब देखिए कोई राजा है, वो किसी की पालकी को कंधा लगा रहा, मतलब उसके लिए सम्मान की बात है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, किसने कंधा लगाया था उनकी पालकी को, तो छत्रसाल बुंदेला ने लगाया था, जिसके कि ये बहुत बड़े प्रशंसक थे भूषण जी। भूषण एकमात्र कवि हैं जिन्होंने ओजपूर्ण रचनाएं की हैं। ठीक है,
रीतिकाल के जो कवि होते थे वो क्या करते थे, श्रृंगार रसपूर्ण रचनाएं करते थे, ठीक है। लेकिन ये एकमात्र कवि थे जिन्होंने ओजपूर्ण रचनाएं की। ओजपूर्ण से मतलब है वीरतापूर्ण, वीरता का वर्णन किया है इन्होंने, तो ओजपूर्ण रचनाएं की है। श्रृंगार रस की वर्णन इन्होंने श्रृंगार रस पूर्ण रचना नहीं की है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आईएमपी है कि भूषण एकमात्र कवि थे रीतिकाल के जिन्होंने श्रृंगार रस की अपेक्षा श्रृंगार रस को छोड़कर किसकी रचना की है, ओजपूर्ण रचनाएं की है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं इनके विषय में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। इनका उपनाम क्या था, जटाशंकर था। इनकी रचनाएं याद कर लीजिए, शिवराज भूषण, शिवावामनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, ठीक है। अब शिवाजी छत्रसाल के प्रशंसक थे, इनकी रचनाओं से ज्ञात है। भूषण की उपाधि इनको चित्रकूट के राजा रुद्र सिंह सोलंकी ने दी थी। फिर छत्रसाल ने इनकी उसको पालकी को कंधा दिया था और भूषण ने ओजपूर्ण रचनाएं की है, ठीक है। बाकी सभी जो रीतिकालीन कवि थे उन्होंने श्रृंगार रसपूर्ण रचनाएं की थी। जो हमने 2 पिछले कवि देखे हैं इसके पहले वो भी रीतिकाल के कवि थे और उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है, ना कि ओज का। ये एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने वीरता का वर्णन किया है, ओजपूर्ण रचनाएं की है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार को पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया, उनकी रचनाएं, उनका उपनाम, उनके बारे में जो फैक्ट थे वो देख लिए। अब आप इनको बार बार पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।